हेलो स्टूडेंट्स। एम एल सुंदेसा की तरफ से नमस्कार और वंदे मातरम स्वीकार कीजिए। एक बार फिर से आप सभी का द नर्सिंग डीमिस्टिफाइड डिजिटल क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मिडवाइफरी सब्जेक्ट का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक से आपको एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन सॉल्व करने में पक्का पक्का हेल्प मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जीटीपीएल। सबसे पहले बात करते हैं जीटीपीएल क्या है। जीटीपीएल एक एक्रोनिम है जिसके द्वारा हम किसी भी प्रेग्नेंट महिला में ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री कलेक्ट करने के लिए 5 जरूरी सूचनाएं नोट करते हैं। डेफिनेशन में देखिए, एक वर्ड आया है एक्रोनिम, और एक्रोनिम का अर्थ होता है कोई भी इंग्लिश का ऐसा वर्ड जिसमें आए हुए प्रत्येक लेटर से कोई न कोई डेफिनेशन या कोई न कोई इंफॉर्मेशन मिलती हो। दूसरा वर्ड है ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री का मतलब होता है किसी प्रेग्नेंट महिला से उसकी वर्तमान प्रेगनेंसी के बारे में, पिछली सारी प्रेगनेंसी के बारे में, उसकी डिलीवरी कंडीशन के बारे में, एबॉर्शन के बारे में और उसके जीवित बच्चों के बारे में हिस्ट्री कलेक्ट करना ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री कहलाता है। आप सभी को ये ध्यान रखना है, जीटीपीएल एक्रोनिम का इस्तेमाल हमें ओनली प्रेगनेंसी कंडीशन में ही करना होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, जीटीपीएल एक एक्रोनिम है, तो इसका शब्द विस्तार इस तरह से होगा। जी यानी ग्रेविडिटी, इसमें हम नंबर ऑफ प्रेगनेंसी काउंट करते हैं। दूसरा लेटर आता है टी। टी यानी टर्म डिलीवरी। तीसरा लेटर पी। पी यानी प्री टर्म डिलीवरी। ए का अर्थ है एबॉर्शन। और लास्ट 5वां लेटर है एल, जिसका हम अर्थ निकालते हैं लिविंग चिल्ड्रन, यानी कि जीवित बच्चों की संख्या। तो स्टूडेंट्स, अब हम जीटीपीएल से संबंधित कुछ टेक्निकल टर्म यानी कि परिभाषाएं डिस्कस करते हैं। और सबसे पहली डेफिनेशन आती है नली ग्रेविडा। नली ग्रेविडा वर्ड है वो 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है। इसका जो प्रीफिक्स है नली, उसका मीनिंग होता है जीरो, और प्रीफिक्स जो पीछे का वर्ड है ग्रेविडा, उसका अर्थ होता है प्रेगनेंसी। तो इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से बन जाएगी, वह महिला जो अभी तक कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है और वर्तमान में वह अभी भी प्रेग्नेंट नहीं है, ऐसी महिला को नली ग्रेविडा कहा जाता है। यानी उस महिला में कोई भी प्रीवियस प्रेगनेंसी की हिस्ट्री नहीं है और ना ही करंट प्रेगनेंसी की कोई हिस्ट्री है। अगली डेफिनेशन है नलीपेरा। जैसा कि अभी हमने देखा, नल का मतलब आता है जीरो, और पीछे का जो वर्ड जोड़ा गया है पैरा, उसका मतलब होता है डिलीवरी या लेबर हो जाना। तो नली पेरा की परिभाषा है वह महिला जिसमें अभी तक एक बार भी डिलीवरी नहीं हुई है, उसे नली पेरा कहा जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है नली पेरा। जैसा कि अभी हमने देखा था, नली पेरा में नल्स वर्ड का अर्थ होता है जीरो, और पेरा का मतलब होता है हैविंग डिलीवरी या लेबर, यानी कि डिलीवरी या लेबर हो जाना। तो ऐसी महिला जिसमें अभी तक एक बार भी डिलीवरी नहीं हुई है, ऐसी महिला को नलीपेरा कहा जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ हमें एक चीज को ध्यान रखना है, जीटीपीएल वाले क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें ये माइंड में रखना है कि
नलीपेरा वुमन में पहले का कोई एबॉर्शन हो भी सकता है और नहीं भी। इसलिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ेंगे। आज के जीटीपीएल टॉपिक में अगली परिभाषा है प्राइमी ग्रेविडा। इस वर्ड में प्राइम शब्द का अर्थ होता है फर्स्ट यानी पहला, और ग्रेविडा का अर्थ हम पहले देख चुके हैं प्रेगनेंसी। तो डेफिनेशन होगी, जो महिला अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम पहली बार प्रेग्नेंट हुई हो, ऐसी प्रेग्नेंट महिला को प्राइमी ग्रेविडा कहेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा के बारे में। यहाँ पहले वाली जो परिभाषा थी प्राइमी ग्रेविडा, उसमें एक नया वर्ड जुड़ गया है एल्डरली। और एल्डरली का मतलब होता है उम्र में बड़ा, बिग इन एज। प्राइमी का मतलब तो फर्स्ट ही है, और ग्रेविडा यानी प्रेगनेंसी। तो परिभाषा कुछ ऐसे होगी, अगर कोई महिला अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है और फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय उसकी एज 30 ईयर से अधिक है, तो ऐसी प्राइमी ग्रेविडा को एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा कहेंगे। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि प्राइमी ग्रेविडा और एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा में क्या फर्क होगा, तो एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा की एज 30 से अधिक होगी और प्राइमी ग्रेविडा की उम्र 30 वर्ष से कम होगी। नेक्स्ट परिभाषा को समझना आसान है, क्योंकि प्राइमी का मतलब पैरा होता है। प्राइमी यानी फर्स्ट और पैरा यानी हैविंग बर्थ या डिलीवरी। तो प्राइमी पैरा की डेफिनेशन होगी, किसी गर्भवती महिला में यदि फर्स्ट टाइम डिलीवरी हुई हो तो उस महिला को प्राइमी पैरा कहा जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको एक और पॉइंट याद रखना है, यदि किसी महिला में डिलीवरी से ट्विंस या ट्रिपलेट बच्चे जन्मे हो अथवा स्टिल बर्थ हुआ हो, तो भी महिला की कैटेगरी को प्राइम ही माना जाएगा, प्राइमी पैरा ही माना जाएगा। ट्विंस का अर्थ होता है दो जुड़वा बच्चे, और ट्रिपलेट का मतलब होता है तीन बच्चे एक साथ होना। स्टिल बर्थ के बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अगली परिभाषा है मल्टी ग्रेविडा। ग्रेविडे का अर्थ तो अब आपको याद हो ही गया होगा, ग्रेविडा यानी प्रेगनेंसी, और मल्टी का अर्थ होता है मोर देन वन यानी एक से अधिक। जो गर्भवती महिला अपनी लाइफ में एक से अधिक बार प्रेग्नेंट हो चुकी हो, उस प्रेग्नेंट महिला को मल्टी ग्रेविडा कहेंगे। जैसे सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट या तीसरी टाइम प्रेग्नेंट। यहाँ आपको याद रखना है, मल्टी का अर्थ एक से ज्यादा तो लेना है, लेकिन 5 से कम रहेगा। तो मल्टी मीन्स मोर देन वन बट लेस देन 5। अगली परिभाषा है मल्टीपेरा, जो बड़ी सिंपल है। मल्टी का अर्थ हमने अभी देखा था मोर देन वन, और पैरा का मतलब हम देख चुके हैं डिलीवरी या बर्थ होना। तो जिस महिला में एक से अधिक बार मोर देन वन लेबर या डिलीवरी हो चुकी हो, उस महिला को मल्टीपेरा कहा जाता है। यहाँ भी मल्टी का मतलब एक से ज्यादा लेकिन 5 से कम डिलीवरी, जैसे दूसरी बार डिलीवरी, तीसरी बार डिलीवरी, या ज्यादा से ज्यादा चौथी बार डिलीवरी। अब जो परिभाषा हम सीखने जा रहे हैं, उसमें मल्टीपेरा तो हमने अभी देखा ही था। इस परिभाषा में एक नया वर्ड जुड़ गया है ग्रैंड, और ग्रैंड का मतलब होता है लार्ज। मल्टी का मतलब मोर देन वन, और पैरा का मतलब डिलीवरी। तो परिभाषा बड़ी सिंपल है, यदि किसी महिला में 5 बार, 5 टाइम्स या 5 बार से अधिक डिलीवरी हुई हो, तो ऐसी महिला को ग्रैंड मल्टीपेरा कहेंगे। यानी कि मल्टीपेरा में एक से ज्यादा और 5 से कम,
और ग्रैंड मल्टीपेरा में 5 या 5 से ज़्यादा डिलीवरी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारी डेफिनेशन समझ में आ रही होगी। अगर आपको ग्रैंड मल्टीपेरा की डेफिनेशन समझ में आ गई है तो ग्रैंड मल्टीग्रेविडा की डेफिनेशन तो बड़ी सिंपल है। यहाँ हमने पेरा की जगह ग्रेविडा वर्ड यूज किया है। ग्रैंड का मतलब अभी देखा था लार्ज होगा, मल्टी यानी मोर देन वन, और ग्रेविडा यानी प्रेगनेंसी। यदि कोई गर्भवती महिला अपने जीवन में 5 बार अथवा 5 से अधिक बार प्रेग्नेंट हो गई हो तो ऐसी प्रेग्नेंट महिला को ग्रैंड मल्टीपेरा कहेंगे। तो आज हम सब मिडवाइफरी में GTPAL टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और अब हम परिभाषा सीखते हैं टर्म डिलीवरी, जिसे टर्म बर्थ भी कहा जाता है। टर्म का मतलब होता है टाइम और डिलीवरी यानी बर्थ। तो परिभाषा समझिए, प्रेगनेंसी पीरियड में 38वें सप्ताह से शुरू करके 42 सप्ताह कंप्लीट होने तक, इस टाइम पीरियड के बीच में यदि डिलीवरी होती है तो ऐसी डिलीवरी को टर्म डिलीवरी कहा जाता है। और टर्म डिलीवरी से जन्म लेने वाले न्यूबॉर्न को टर्म बेबी कहते हैं। यहाँ आपको 2-3 बातें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी चाहिए। GTPL के क्वेश्चन में जब हम टर्म डिलीवरी काउंट करेंगे तो टाइम काउंट कैसे करना है? 38 वीक्स का पहला दिन वहाँ से शुरू करना है और 42 वीक्स का लास्ट 7वें दिन तक काउंट करना है। यानी 38 वीक्स के पहले दिन से लेकर 42 दिन का 7वां लास्ट दिन होगा, वो टर्म डिलीवरी में काउंट होगा। एक बात और मैं यहाँ आपको बता दूं, टर्म डिलीवरी को फुल टर्म डिलीवरी FTD भी कहा जाता है और टर्म बेबी को फुल टर्म बेबी भी कह सकते हैं। अब हम डेफिनेशन सीखते हैं प्री टर्म डिलीवरी। नया वर्ड जुड़ गया है प्री, और प्री का मतलब होता है बिफोर। टर्म यानी टाइम होता है और डिलीवरी यानी बर्थ। तो परिभाषा कैसे बनेगी? किसी प्रेग्नेंट महिला में प्रेगनेंसी के 22वें सप्ताह से शुरू होने के बाद, 22वें सप्ताह के बाद में यदि 37 वीक कंप्लीट होने से पहले डिलीवरी हो जाए तो ऐसे प्री टर्म डिलीवरी कहा जाता है। और प्री टर्म डिलीवरी से जन्मे न्यूबॉर्न को प्री टर्म बेबी PTB भी कहा जाता है। यहाँ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा। प्री टर्म डिलीवरी को प्री मैच्योर डिलीवरी और प्री टर्म बेबी को प्री मैच्योर बेबी भी कहा जाता है। एक चीज और आप माइंड में रखेंगे, लगभग 95% प्री टर्म बेबी का बर्थ वेट यानी जन्म के समय वजन 2500 ग्राम या इससे कम होता है। लगभग 5% केस में PTB का बर्थ वेट 2500 ग्राम या 2500 ग्राम से अधिक भी हो सकता है। इसलिए यह कहना गलत होगा कि सभी प्री टर्म बेबी का बर्थ वेट 2500 ग्राम से कम होता है। इसलिए प्री टर्म बेबी की परिभाषा में न्यूबॉर्न को बर्थ वेट का क्राइटेरिया शामिल नहीं किया गया है। जबकि आगे हम डिस्कस करेंगे एबॉर्शन में और IUD में फीटस का वजन भी मायने रखता है। यहाँ एक चीज और आपको ध्यान रखनी चाहिए, न्यूबॉर्न बेबी का बर्थ वेट हमेशा ग्राम में नोट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम एबॉर्शन की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। किसी प्रेग्नेंट महिला में प्रेगनेंसी के 22 सप्ताह पूरा होने से पहले यानी 22 वीक्स पूरे होने से पहले
500 ग्राम या इससे कम वजन वाले एम्ब्रियो या फीटस का यूट्रस से या तो निष्कासित हो जाना अथवा निष्कासित कर देना एबॉर्शन कहलाता है। देखिए डेफिनेशन में वर्ड आया है निष्कासित हो जाना। इसका मतलब होता है फीटस का स्वतः ही यानी स्पॉन्टेनियस अपने आप ही यूट्रस से निष्कासित हो जाना, या वर्ड लिखा है हमने निष्कासित कर देना, तब इसका मतलब होगा एमटीपी या इलीगल एबॉर्शन। यहां मैं आपको एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा। कुछ बुक्स में एबॉर्शन का ड्यूरेशन 22 सप्ताह की बजाय 21 सप्ताह या 23 या 24 सप्ताह भी दिया हुआ हो सकता है, जो अलग अलग देशों के प्रोटोकॉल के अनुसार अलग अलग तय किया है। एबॉर्शन की डेफिनेशन में एम्ब्रियो और फीटस वर्ड का यूज आया है, तो यहाँ इसको भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए हिंदी में जो भ्रूण वर्ड होता है, मेडिकल साइंस में भ्रूण वर्ड की 3 स्टेज मानते हैं। सबसे पहली स्टेज होती है जाइगोट, जिसकी उम्र गर्भधारण यानी कि कंसेप्शन से 4 वीक्स तक मानते हैं, यानी कंसेप्शन से लगा के 4 वीक्स तक के भ्रूण को मेडिकल की परिभाषा में जाइगोट कहा जाता है। जाइगोट की अगली स्टेज आती है एम्ब्रियो। प्रेगनेंसी में 5वें वीक से लेकर 8वें वीक्स तक के भ्रूण को एम्ब्रियो कहा जाता है। और तीसरी स्टेज आती है फीटस। प्रेगनेंसी में 9th वीक से शुरू करके बिफोर डिलीवरी तक फीटस को भ्रूण को फीटस कहा जाता है। अगली डेफिनेशन है इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ, जिसे शॉर्ट में IUFD और कभी कभी IUD भी कहा जाता है। इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ की परिभाषा देखिए। पहला वर्ड आया है इंट्रा, इसका मतलब होता है विद इन। दूसरा वर्ड है यूटेराइन, जो यूट्रस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इन वर्ड का अगर हम मीनिंग जोड़ें तो परिभाषा कुछ ऐसे बनेगी, किसी प्रेग्नेंट महिला में प्रेगनेंसी के 28 सप्ताह कंप्लीट हो जाने के बाद, यानी प्रेगनेंसी के 29वें सप्ताह से लेकर डिलीवरी होने के पहले तक, इस पीरियड के दौरान कभी भी फीटस की यूट्रस के अंदर ही यूट्रस में ही डेथ हो जाना IUFD कहलाता है। देखिए IUFD वर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि IUD में कभी कभी हम कंफ्यूजन में इसे इंट्रा यूटेराइन डिवाइस भी मान लेते हैं, इसलिए IUFD वर्ड ज़्यादा सूटेबल है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा। IUFD में फीटस का वजन 100 ग्राम या इससे अधिक होना जरूरी है। यहाँ एक कंडीशन है, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था, प्री टर्म डिलीवरी में वजन का क्राइटेरिया नहीं माना गया है, जबकि IUFD में और स्टिल बर्थ में हम वजन को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, और यह IUFD में फीटस का वजन 1000 ग्राम या इससे अधिक होना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स अब एक और डेफिनेशन आ गई है, फ्रेश स्टिल बर्थ, जिसे कॉमनली हम स्टिल बर्थ भी कह सकते हैं। फ्रेश का मतलब होता है रिसेंटली, हाल ही में जो हुई हो, और स्टिल का मतलब होता है साइलेंट, खामोश। तो इन वर्ड का यदि हम मीनिंग जोड़ दें तो परिभाषा कुछ ऐसे बनेगी, यदि किसी महिला में डिलीवरी प्रोसेस के दौरान फीटस की डेथ हो जाए, यानी ड्यूरिंग डिलीवरी फीटस की डेथ हो जाए और डेड न्यूबॉर्न का जन्म हो, तो इसे स्टिल बर्थ या फ्रेश स्टिल बर्थ कहेंगे। यहाँ पर देखिए स्टिल बर्थ जो होता है
वो इंट्रापार्टम डेथ माना जाता है, जबकि IUFD जो होता है वो एंटीपार्टम डेथ माना जाता है। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एंटीपार्टम और इंट्रापार्टम का क्या अर्थ है। इनके बारे में हम किसी और क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब परिभाषा पढ़ते हैं पोस्ट टर्म डिलीवरी। मेडिकल साइंस में पोस्ट का मतलब आफ्टर होता है, टर्म यानी टाइम और डिलीवरी यानी बर्थ, यानी डिलीवरी का टाइम खत्म हो जाने के बाद डिलीवरी होना। तो परिभाषा इस तरह से बनेगी, यदि किसी प्रेग्नेंट महिला में प्रेगनेंसी का 43 सप्ताह शुरू होने के बाद कभी भी डिलीवरी हो तो इस प्रकार की डिलीवरी को पोस्ट टर्म डिलीवरी और जन्म लेने वाले न्यूबॉर्न बेबी को पोस्ट टर्म बेबी कहेंगे। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, पोस्ट टर्म डिलीवरी को पोस्ट मैच्योर डिलीवरी और पोस्ट टर्म बेबी को पोस्ट मैच्योर बेबी भी कहा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने GTPL से संबंधित काफ़ी सारी डेफिनेशंस डिस्कस की। अगर आपको वो सारी डेफिनेशंस एक बार में समझ में नहीं आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आगे देखने से पहले पीछे की सारी डेफिनेशन को वीडियो रिपीट करके 2-3 बार अच्छे से समझिएगा। उसके बाद आप वीडियो को आगे समझिएगा। अब हम बात करते हैं GTPAL से संबंधित कुछ रूल्स डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला रूल्स जो आपको माइंड में रखना चाहिए कि GTPAL में हमेशा G की वैल्यू P से ज़्यादा रहेगी और G की वैल्यू कभी भी P के बराबर या P से कम नहीं हो सकती। ये मिस्टेक आप कभी ना करें। G की वैल्यू हमेशा P से ज़्यादा रहेगी और G की वैल्यू कभी भी ऐसा संभव ही नहीं है कि P के बराबर हो जाए या P से कम हो जाए। अब अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला रूल्स है GTPL एक्रोनिम के लिए जब आप प्रेगनेंसी सप्ताह की काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग किस तरह से करनी है। प्रेगनेंसी की काउंटिंग को हमने 3 तरह से डिवाइड किया है। प्रेगनेंसी के पहले वीक से लेके प्रेगनेंसी के 20वें सप्ताह और उसके बाद 21वें सप्ताह के पहले 7 दिन तक यदि इतना टाइम पीरियड रहता है तो उसे हमें ए यानी एबॉर्शन में काउंट करना है। कब से कब तक? फर्स्ट वीक से लेके 20वां सप्ताह और उसके बाद में 21वें सप्ताह के पहले 7 दिन तक, ये सारा टाइम पीरियड ए यानी एबॉर्शन में काउंट किया जाएगा। फिर GTPL में पी यानी प्री टर्म कब काउंट करेंगे? प्रेगनेंसी के 22वें सप्ताह का पहला दिन, वहां से शुरू करके प्रेगनेंसी के 36 सप्ताह, उसके बाद में 37 वीक के पहले दिन से 7वें दिन तक, ये टाइम पीरियड पी में काउंट किया जाएगा। लास्ट समझिए, GTPAL में आपको टर्म टी कब काउंट करना है? प्रेगनेंसी के 38वें वीक के पहले दिन से लेकर प्रेगनेंसी के 22वां सप्ताह और उसके बाद 42 वीक के पहले दिन से 7वें दिन तक, ये सारा टाइम पीरियड है वो टर्म में काउंट होगा। ये जो टेबल बनाई गई है इससे रिलेटेड परिभाषाएं हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और ये टाइम पीरियड हमने वहाँ की डेफिनेशन से ही लेके इस टेबल को बनाया है। अगला रूल्स समझिए, समझने में बड़ा सिंपल है। अभी हमने डिस्कस किया था IUD या IUFD और साथ में हमने स्टिल बर्थ की परिभाषा भी देखी थी। तो आपको GTPAL वाले क्वेश्चन सॉल्व करते समय IUFD और स्टिल बर्थ को भी 2 टर्म में काउंट करना है। एक तो ये दोनों
जी में काउंट होंगे और इसके अलावा ये टी या पी में भी काउंट होंगे। यहाँ भी वही सिंपल लॉजिक है कि प्रेगनेंसी होगी तभी स्टिल बर्थ या आईयूएफडी होगा, और आईयूएफडी और स्टिल बर्थ होगा तो डिलीवरी तो होगी। वह डिलीवरी या तो टर्म हो सकती है या प्री टर्म हो सकती है, इसलिए इसको जी और टी या पी में भी काउंट करना पड़ेगा। आई होप आपको जीटीपीएल से संबंधित डिस्कशन समझ में आ रहा होगा। अभी तक की वीडियो सेशन में हमने जीटीपीएल से संबंधित डेफिनेशन डिस्कस की और उसके बाद जीटीपीएल एक्रोनिम के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स डिस्कस किए। अभी हम जीटीपीएल से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, एक महिला अभी चौथी बार प्रेग्नेंट है। इससे पहले उसने एक बार एमटीपी भी करवाया था और इस महिला के एक लड़की है जिसका जन्म प्रेगनेंसी के 40वें सप्ताह में हुआ था और एक लड़का है जो 36वें सप्ताह में जन्मा था। तो इस केस में जीटीपीएल क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हमें जी काउंट करना है। तो आप, जी मतलब था नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, तो नंबर ऑफ प्रेगनेंसी काउंट कीजिए। शुरू में लिखा हुआ है कि महिला चौथी बार प्रेग्नेंट है। उसके बाद पूरे क्वेश्चन में कहीं भी प्रेगनेंसी का डिस्कशन नहीं है, तो जी 4 हो जाएगा। जी के बाद बारी आती है टी की, टर्म डिलीवरी। तो टर्म डिलीवरी की परिभाषा के हिसाब से देखिए, उस महिला की एक लड़की हुई थी और जिसका जन्म प्रेगनेंसी के 40वें सप्ताह में हुआ था। 40वें सप्ताह को हम टर्म डिलीवरी में काउंट करते हैं, इसलिए T1 हो जाएगा। फिर बारी आती है पी की। प्री का हमने देखा था प्री टर्म डिलीवरी, यानी 36वें वीक से 37वें वीक से पहले डिलीवरी हो जाना। और यहाँ एक हिस्ट्री दी रखी है, उस महिला के एक लड़का है जिसका जन्म 36वें सप्ताह में हुआ था, तो ये P1 हो जाएगा। अब देखते हैं ए। ए यानी एबॉर्शन, और ऊपर आप लैंग्वेज देखिए, उस महिला ने एक बार एमटीपी भी करवाया है। एमटीपी को हम एबॉर्शन में काउंट करते हैं, इसलिए A1 हो जाएगा। लास्ट में आता है एल, और एल में हमने उस महिला के जीवित बच्चों की संख्या काउंट करनी है। उस महिला के अभी वर्तमान में दो जीवित बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का, इसलिए L2 हो जाएगा। इसलिए इस पहले एग्जाम्पल का आंसर होगा G4, T1, B1, A1, L2। जीटीपीएल में हम एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एक प्रेग्नेंट महिला के गर्भ में जुड़वा भ्रूण विकसित हो रहे हैं। इस महिला के अभी 5 वर्ष का एक लड़का है जिसका जन्म प्रेगनेंसी के 38वें सप्ताह में हुआ था। इस महिला की हिस्ट्री में कोई भी एबॉर्शन या आईयूडी केस नहीं है। इस महिला का जीटीपीएल क्या होगा? देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गर्भ में जुड़वा भ्रूण विकसित हो रहे हैं, तो वो ट्विंस जो है वो अभी डिलीवरी नहीं हुई है, इसलिए इस लैंग्वेज से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हम काउंट करते हैं जी, और जी में देखिए महिला अभी प्रेग्नेंट है और उस महिला के पहले से एक प्रेगनेंसी हो रखी है, इसलिए यहाँ पे G2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में बात करते हैं टी की। टी का मतलब होता है टर्म डिलीवरी, यानी 38 से 42 वीक्स के बीच की डिलीवरी। उस महिला के जो लड़का हुआ था वो 38वें सप्ताह में हुआ था, क्वेश्चन की लैंग्वेज से साफ लिखा हुआ है, तो T1 हो जाएगा। पी का मतलब होता है प्री टर्म डिलीवरी, यानी 37वें सप्ताह से पहले की कोई डिलीवरी। ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसलिए पी 0 हो जाएगा। क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है इस महिला की कोई एबॉर्शन या आईयूडी की हिस्ट्री नहीं है, इसलिए ए 0 हो जाएगा। महिला के अभी भी एक 5 वर्ष का एक लड़का ही है, इसलिए L1 हो जाएगा। जीवित बच्चों की संख्या हो जाएगी L1। तो इस क्वेश्चन का
कंप्लीट राइट आंसर होगा G2, T1, P0, A0, L1। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो सेशन में हम लास्ट सेक्शन में आ गए हैं और अब आपको मैं 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं जिसके आंसर आपको खुद सॉल्व करने हैं। जीटीपीएल से संबंधित पहला क्वेश्चन है, एक 27 वर्षीय महिला वर्तमान में 16 सप्ताह से प्रेग्नेंट है। उसके 5 वर्ष की आयु के 2 जुड़वा लड़के हैं जो प्रेगनेंसी के 39वें सप्ताह में हुई डिलीवरी से जन्मे हैं। इस महिला के 5 वर्ष की एक लड़की भी है जिसका जन्म प्रेगनेंसी के 40वें सप्ताह में हुआ है। इस महिला की कोई एबॉर्शन हिस्ट्री नहीं है, तो इस महिला के केस में जीटीपीएल काउंट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक 35 वर्षीय प्रेग्नेंट महिला के 10 वर्ष की आयु के 3 ट्रिपलेट लड़के हैं जिनका जन्म 32 सप्ताह की प्रेगनेंसी में हुआ है। इस महिला के 12 वर्ष की एक लड़की है जो प्रेगनेंसी के 41वें सप्ताह में हुई डिलीवरी से जन्मी है। 6 वर्ष पहले इस महिला में एक बार मिसकैरेज भी हुआ था, तो इस केस में जीटीपीएल क्या होगा। एक और क्वेश्चन नोट कीजिए, एक 29 वर्षीय महिला अभी 9 सप्ताह से प्रेग्नेंट है। उसके अभी कोई जीवित बच्चा नहीं है। इस महिला के 2 बार एबॉर्शन हो चुका है और एक बार प्रेगनेंसी के 40वें सप्ताह में डिलीवरी से स्टिल बर्थ हो चुका है, तो इस महिला के केस में जीटीपीएल काउंट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आपको ये 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद सॉल्व करने हैं और इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्लास को और अधिक बेटर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, मुझे आप सभी के सजेशंस का इंतजार रहेगा। अगर मेरी वीडियो क्लास से आपको एग्जाम के लिए सही गाइडेंस मिल रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो क्लास को दूसरे स्टूडेंट के साथ में शेयर कीजिए। सेशन एंड करने से पहले सभी स्टूडेंट्स से बस यही कहना चाहूँगा कि कीजिए धाकड़ मेहनत और पूरा प्रयास, फिर देखना सफलता खुद चलकर आएगी आपके पास। क्लास को ध्यान से देखने के लिए और आप सभी के सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच।